भारत में कुछ भी नया होने जा रहा है या के जो सेंटर हैं वो हमारे छोटे शहर होने जा रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो हमारे ये नए सेंटर कैसे काम करेंगे और रियल एस्टेट वाले लोग यानी जिन्हें घर खरीदना है या जिन्हें निवेश करना है उनके लिए क्या नया मौका बन रहा है। जो लाइफस्टाइल बदल जाती है, लाइफस्टाइल का जो अनुभव छोटे टीयर 2 या टीयर 3 अब लखनऊ गिन लो या जयपुर गिन लो वो यहाँ नहीं मिल पाता कि अभी जो छोटे शहर है अब वहाँ से माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी कंपनीज को आज सैलरी अफोर्ड करने के लिए आना पड़ेगा, आम आदमी को घर बनाने के लिए टीयर 2 सिटी में आना पड़ेगा। घर खरीदारों की जो नजरिया होता है ना, भाई एक आया उसने कहा कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, एक आया मेरे को घर के साथ ये भी चाहिए, इसमें क्या बदलाव देखें। एमिनिटीज क्या है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, जिम है कि नहीं है। अभी इंसान थोड़ा लग्जरी पे फोकस करना चालू कर दिया। टीयर 1 में ये जो अवेलेबिलिटी के बावजूद भी गेटेड कम्युनिटी पसंद कर रहे हैं। लोग प्लॉट नहीं खरीदना चाहते, थक गए लोग प्लॉट खरीद खरीद के। कोई भी कंपनी हो गई वो सोचेगी कि भाई बहुत हो गया हैदराबाद और बेंगलुरु, अब मैं चलता हूँ नवी मुंबई, अब मैं चलता हूँ इंदौर। इस गैप को भरने में कितना वक्त पाए। तो अभी ऐसा नहीं रहा है कि हर बार टीयर 2 में ही जाएंगे, वही रेट में अभी टीयर 1 के बाजू में सैटेलाइट में मिल रहा है। आना तो पड़ेगा टीयर 2 में क्योंकि लैंड तो यही है। कि आज भी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ग्रेड ए की सप्लाई नहीं है। छोटे शहरों की तरफ जाते हैं वो सप्लाई और शॉर्ट हो जाती है। अमेज़न या जो बड़ी कंपनीज है फ्लेक्स ऑफिसेस में ही है और उसका रीजन यही है कि उनको ग्रेड ए बिल्डिंग मिला नहीं। एक जेन्युइन निवेशक को इन शहरों की तरफ देखना चाहिए जहां उसका टिकट साइज भी इतना बड़ा नहीं होगा, डिसेंट रिटर्न भी मिलेगा। यहाँ से लोग दिल्ली में नहीं जा रहे, हाँ। तो तुमको दिल्ली से वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तो जमीन से इनिशियल बनते बनते का अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो टीयर 2 में आना पड़ेगा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड दिस शो इज पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो आज फिर एक अलग पर्सपेक्टिव में आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव थोड़ा सेट करते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि भारत का रियल एस्टेट एक ऐसे नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहां एक तरफ घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बदलती लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी इस सेक्टर की तस्वीर को काफी हद तक बदल रही है। सिर्फ रेजिडेंशियल ही नहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट भी अब हाइब्रिड वर्क, फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस और नए बिजनेस मॉडल्स के साथ खुद को नए दौर के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलते दौर में खरीदार और निवेशक क्या करें, क्योंकि अगर रियल एस्टेट बदल रहा है तो इन्हें भी बदलना होगा, सोचने के तरीके को बदलना होगा, इन्वेस्टमेंट के पैटर्न बदलेंगे। तो बहुत कुछ है जो बदल रहा है और उसे जानना जरूरी है। ऐसे में क्या आज घर खरीदना एक सही फैसला है? एक सवाल ही सबके मन में रहता है। क्या कमर्शियल रियल एस्टेट में अब भी निवेश के अच्छे मौके हैं तो कैसे, कहां, किस तरीके से? क्या लोकेशन आज भी सबसे बड़ी ताकत है? अब डेटा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के नए पिन पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपके फैसले को इंपैक्ट करेंगे। और आने वाले 10 साल में भारत का रियल एस्टेट किस दिशा में जाएगा, इन्हीं सवालों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं दो ऐसे मेहमान जो इस सेक्टर को दो अलग अलग नजरियों से देखेंगे या देखते हैं। एक तरफ डेवलपमेंट और ग्राउंड रियलिटी का वर्षों का अनुभव है, तो दूसरी तरफ निवेश, टेक्नोलॉजी, प्रॉपटेक जिसे आप कहते हैं, बदलते बाजार की एक नई तरह की समझ, ये दोनों आएंगी। तो आज हम एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी तरीके की या एग्जैक्ट किसी चीज की बात नहीं करेंगे। बात होगी भारतीय रियल एस्टेट की, जहां घर खरीदने वाले, निवेशक और कारोबारी तीनों के लिए नए अवसर भी हैं तो नई चुनौतियां भी हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे साथ आज के हमारे दो मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धीरज मंजेरी साहब, जो कि एमडी हैं एम्पीरिया बाय धीरज मंजेरी, और जो मैंने कहा कि एक गहरा एक्सपीरियंस ब्रिक मोर्टार का वो लेकर आ रहे हैं। और साथ में है मिस्टर मनोज धनोतिया, जो कि सीईओ है माइक्रोमिट्टी के, एक प्रॉपटेक रियल एस्टेट कंपनी, जहां नजरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इस मिक्स के साथ आज आप लोगों को कुछ नया देने की कोशिश हम शो पर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरज जी और मनोज जी। और मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूं। तो हमने सीएनबीसी आवाज पर एक शो किया कुछ दिन पहले, और उस शो में हमने एक रिपोर्ट ली। ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है प्राइस, जो कि एक रिसर्च कंपनी है, और टाटा सन्स। इसके तो बताने में, इसके बारे में जरूरत नहीं, टाटा सन्स को सब जानते। पिछले 25 सालों से वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर एक रिपोर्ट करते हैं। इस बार की रिपोर्ट थोड़ी अलग है और एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। वो कंज्यूमर बिहेवियर को भी बताती है, वो इंडियन इकोनॉमी को भी बताती है। तो मनोज जी, धीरज जी, रिपोर्ट क्या कह रही है और जो सभी दर्शक सुनते हैं
कि अब जो भारत में कुछ भी नया होने जा रहा है या कुछ भी नया होगा, उसके जो सेंटर हैं या उसके जो एपी सेंटर है वो हमारे छोटे शहर होने जा रहे हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मेट्रोस जहां हैं वहां हैं, उनकी अपनी कहानी है, लेकिन जो नई कहानी अब आ रही है वो छोटे शहरों से निकलने वाली है, क्योंकि वहां का जो कंज्यूमर पैटर्न है, कंज्यूमर बिहेवियर है, जो एक्सपेंडिचर खर्च करने की क्षमताएं हैं, खर्च करने के तौर तरीके हैं, वो धीरे धीरे सब बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट में कई अलग अलग शहरों का नाम है जहां पर लोग बड़े मेट्रो शहरों से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ज्यादा तेजी से बदल रही है। और इसमें भी दो तरह के शहर हैं, एक आप जिन्हें टीयर 1 या टीयर 2 टाउन कहते हैं, एक वो शहर हैं जो सैटेलाइट है, मतलब किसी बड़े शहर के पास में बसे हुए शहर, जहां आपको सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर कुछ भी प्रॉक्सिमिटी उस बड़े शहर जैसी मिल जाती है। तो क्यों ये नए शहर, वैसे तो रियल एस्टेट में भी ऐसी कई रिपोर्ट्स हम पहले देख चुके हैं जहां पर छोटे शहरों की टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की बात होती थी, लेकिन अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन ये रिपोर्ट आपको बहुत उत्साह दिलाएगी कि नए एपी सेंटर्स कहीं और बन रहे हैं, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर चीजें इन टर्म्स ऑफ जॉब बदल रही हैं, वहां पे चीजें इन टर्म्स ऑफ थॉट्स बदल रही हैं, लोगों का सोचने का नजरिया बदल रहा है। और ये जब सब कुछ बदल रहा है तो वहां पर रोजगार, वहां पर फैक्ट्री, वहां पर बड़े ऑफिसेज, वहां पर कमर्शियल स्पेसेस, मॉल, मल्टीप्लेक्सेस, इन सबको खोलने के लिए भी नजरें जा रही हैं। तो हमारे ये नए सेंटर कैसे काम करेंगे और रियल एस्टेट वाले लोग यानी जिन्हें घर खरीदना है या जिन्हें निवेश करना है, उनके लिए क्या नया मौका बन रहा है, क्योंकि बाकी तो बातें हम सालों से एक जैसी करते आ रहे हैं, ये आज यहां पर बातचीत होगी। आई थिंक द पर्सपेक्टिव इज सेट नाउ। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। तो धीरज जी, आप स्टूडियो में बैठे, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आपने पिछले आई थिंक 2 दशकों से रियल एस्टेट को हर तरीके से देखा है। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो मिक्स है, जिसमें आप रेजिडेंशियल भी करते हैं, आप कमर्शियल भी करते हैं, कुछ और भी चीज़ें करते हैं, उन पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। और मेजॉरिटी में आप नवी मुंबई, अच्छा नवी मुंबई मैं दर्शकों को बता दूं क्यों चुना है। मैंने आपसे 2 चीज़ों का जिक्र किया है, टीयर 1 और सैटेलाइट टीयर 1। नवी मुंबई किसका सैटेलाइट है बताने की जरूरत नहीं, और टीयर 1 तो है ही। अब मुझे ये बताइए धीरज सर कि जो ये पूरी कहानी मैंने अभी आपको बताई, प्लस आपका अनुभव क्या कहता है, क्या अभी भी ग्रोथ के एपिसेंटर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद इनको मानते हैं, या फिर नवी मुंबई हो गई? मनोज जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, जयपुर का नाम आता है, कोयम्बटूर का नाम आता है, लखनऊ का नाम आता है, चेन्नई के आसपास के शहरों का नाम आता है। ये नए शहर ही वाकई में अब आपको रियल एस्टेट का नया ग्रोथ पर्सपेक्टिव देने वाले हैं। सर इसमें ऐसा है कि आपकी बात सही है कि जो टीयर 2 सिटीज़ हैं या टीयर 3 जिसको काउंट करते हैं, वो वहाँ पर ग्रोथ होना चालू हो गया है। वो सही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आज मुंबई जैसे हमारे बड़े सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जो पकड़ते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ट्रैफिक से, पॉल्यूशन से, भीड़ है। तो और दूसरी बात, वो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट मुद्दा इतना ही नहीं है, उसके साथ दूसरा मुद्दा ये भी है कि हमारा जो परचेस पावर है वो भी यहाँ कम हो जाता है। क्योंकि आज हम जैसे मैं गुजरात से हूँ, तो आपको एक चीज़ बता, तो मैं अहमदाबाद में हमारा घर है, मैं वहाँ रहता था, तो वहाँ हमारा खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए में अच्छे से अच्छा। सॉरी, मैंने अहमदाबाद का नाम नहीं लिया, वो भी वो टीयर 1 में शामिल है। राइट। तो नहीं, फिर भी अगर टीयर 1 में है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी वहाँ खर्चा आज मुंबई के कंपैरिजन में कम होता है। बहुत कम है सर, बहुत कम है। तो इंसान आज एक मैं ऐसा बोलूँगा कि 5 करोड़ रुपया अगर हमारे पास है, तो हम टीयर 1 जैसे अहमदाबाद जैसे सिटी में हम अच्छे से आलीशान की तरह रह सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि हम बंगलों में रह सकते हैं। वही चीज़ हम मुंबई में रहते हैं या नई मुंबई में रहते हैं। आज आप ये एरिया पकड़ लोगे तो यहाँ पर एक चीज़, आप यहाँ पर 20-25 करोड़ रुपये के आसामी इंसान है, उसको भी फ्लैट में ही रहना पड़ता है। वही चीज़ छोटी चीज़ हो जाती है, जो लाइफस्टाइल बदल जाती है। मतलब यहाँ पर लाइफस्टाइल का जो अनुभव जो गुजरात में, मतलब छोटे टीयर 2 या टीयर 3, आप लखनऊ गिन लो या जयपुर गिन लो, वहाँ पर जो अनुभव मिल रहा है वो यहाँ नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी वो ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन धीरज भाई, इसमें यह है कि यहाँ पर शहर तो अच्छे हैं, छोटे हैं, लाइफस्टाइल बेहतर है, मतलब आपको उतना ट्रैफिक नहीं, उतनी चीज़ें नहीं, और सस्ते हैं सबसे बड़ी बात। लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप भी तो आए ना यहाँ पे, मैं भी बिलोंग करता हूँ टीयर 1 सिटी से, लेकिन आज मुंबई दाने पानी के लिए आना पड़ा। आप भी गुजरात छोड़ के आज नवी मुंबई में काम कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट वहाँ बना रहे हो। तो ये जो माइग्रेशन होता है ना, ये माइग्रेशन वहाँ से ले आता है। मेरा पूरा सवाल ही यही है कि अभी जो छोटे शहर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं,
अब वहां से माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पूरी की पूरी ग्रोथ ही इधर हो सकता है कि कल को आप और मैं सोचे कि दोबारा वहां जाके काम करें, क्या ये होगा? सर मुझे उसमें थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट अलग है। हाँ। मेरा ये सोचना है कि हर एक सिटी का एक लिमिटेशन है, ग्रोथ करने का एक लिमिटेशन है। आपको मैं जैसे मैंने एग्जांपल मेरा ही बताया, क्योंकि जैसे मैं अनुभव मेरा ही बता पाऊंगा। तो नॉर्मली मैं कच्छ से हूँ, आप समझो। तो कच्छ में मेरा गांव जो तालुका प्लेस है, रापर तालुका, वहाँ हम बहुत ऊपर आए। मतलब एक बिज़नेस में, जैसे रियल एस्टेट में हम वहाँ पर ज़मीनों का ट्रेड, मेरा फादर बिजनेस करते थे। तो हमने जैसे अच्छा एक इनकम सोर्स बनाया, फिर फादर को लगा कि अभी ये हमारा सिटी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इससे और अच्छा ग्रोथ करना है तो हमको और बड़ा सिटी में जाना पड़ेगा। तो फिर हमने गांधीधाम चूज़ किया। उस टाइम कंडला पोर्ट आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर चूज़ किया। फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं अहमदाबाद जाते हैं, तो हम अहमदाबाद गए। फिर हमारा ग्रोथ और अच्छा हुआ, तो हमने सोचा नहीं अब हम इससे अच्छा और आगे जाना है, तो फिर मुंबई जाना पड़ा। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद या गांधीधाम में हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हम ज़्यादा कमा नहीं सकते या और ग्रोथ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पर जब तुमको मल्टी लेवल पे जाना है, विज़न बड़ा करना है, आपको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जब जाना है ना, तब हमको टियर 1 सिटी चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइंडसेट बदल जाता है। आज मैं एग्जांपल बार बार क्यों गुजरात का दे रहा हूँ, उसका भी बताता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, इसलिए मुझे बार बार वही समझ में आएगा। क्योंकि मैं जयपुर में नहीं रहा हूँ या लखनऊ में नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको अहमदाबाद या गुजरात का इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज एग्जाम्पल एक अहमदाबाद सिटी है, तो वहाँ पर ज़्यादा करके पॉपुलेशन कहाँ की है, गुजराती। 80% पब्लिक जो गुजरात के है, 20% लोग उसमें से बाहर से है। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं एग्जांपल, तो वहाँ आसपास के लोग मेरे ही कम्युनिटी के या मेरे गुजरात से लोग बसते। तो हमारा माइंडसेट नॉर्मली एक तरीका का है, आप समझो। तो तुमको एक ही तरीके का ग्रोथ मिलेगा, एक ही तरीका का विजन मिलेगा। बट वही चीज़ हम मुंबई आ जाते हैं। आज मैं नई मुंबई में रहता हूँ, तो मेरी बिल्डिंग में आप समझो कि मैं एक ही गुजराती हूँ, आप समझो। नहीं तो धीरज भाई, आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है या और भी रिपोर्ट्स कहती है, वो यही है कि इन्हीं शहरों में जहां आपको लग रहा है माइंडसेट एक तरीका है। इनफैक्ट हमने पूरा का पूरा एक शो गुजरात और अहमदाबाद के ऊपर किया था, और किस तरीके से इस वक्त देश में अहमदाबाद देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कमर्शियल रियल एस्टेट हब बन रहा है, उसकी बात आई थी। अब देखिए, जब आप सबसे फास्ट कमर्शियल करेंगे तो वहां पे नाना प्रकार के लोग आएंगे, वो एक तरह का कॉस्मोपॉलिटन बनेगा, जो हमें मुंबई में फीलिंग आती है, दिल्ली में फीलिंग आती है। तो यही रिवर्स कहानी की बातें यहां पर हो रही है। मैं उस पर आगे आता हूं, लेकिन अब मनोज जी को जोड़ते हैं जरा। मनोज जी ने धैर्यपूर्वक अब तक हमारी बातें सुन ली। मनोज जी, ये जो हमने बातचीत की है अभी तक, इसमें आपका क्या नजरिया है? क्या एक तो ये व्यू पॉइंट जो अभी धीरज भाई ने एक्सप्लेन किया, एक मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी, एक आप भी, अब आप इंदौर से बिलोंग करते हो, इंदौर मध्य प्रदेश में वो मिनी बॉम्बे कहलाता है, तो क्या वहां पर भी अब इस तरह के आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या आप भी महसूस करते हो ऑन ग्राउंड की मेट्रोज की कहानी अपनी कहानी है और हर कहानी में एक पीक पॉइंट आता है, लेकिन अब जो कहानी है वो हो सकती है अहमदाबाद की, वो हो सकती है इंदौर की, वो हो सकती है लखनऊ की, वो हो सकती है जयपुर की, विद ऑल दोज फैक्टर्स जिसका भी धीरज भाई ने जिक्र किया कि पहले ये था, लेकिन अब वो सारी बाउंड्रीज धीरे धीरे टूट रही हैं। नमस्कार विपिन जी, पहले तो इंदौर को और यंग इंडिया को आपके शो पे जगह देने के लिए हमने, सर मैं मंदसौर से हूँ, मैं टियर 3 सिटी से हूँ, और मंदसौर से मैं यूएस पढ़ने गया। मैं यूएस पढ़कर आया 2009 में। मैंने 20 साल आईटी फर्म चलाया, और 3 साल पहले जब हमने रियल एस्टेट में एंट्री करा, तब ये प्रॉपटेक फ्रैक्शनल का एक नया शब्द था। तो हमने जो अनुभव किया है टियर 3 से लेके यूएस तक, हमने रियल एस्टेट को देखने का नजरिया ही बदल दिया सर। हम एज ए कॉलोनाइजर बिल्डर बात नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि टियर 2 सिटी में एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी किसकी कितनी है, या घर में मद्दी तो नहीं चल रही है अफोर्डेबल में या कमर्शियल। हम बड़ा सिंप्लीफाइड एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि भारत की जो 1 बिलियन की आबादी है, और जो खास करके यंगस्टर्स हैं या मिडिल क्लास है, इनका सारा पैसा जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक ही ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड। क्योंकि सबकी सैलरीड क्लास में उनके पास जो इनकम है वो सेविंग होता है 25,000, 50,000, 1 लाख हर महीना। तो ऐसा कोई मॉडल ये मनोज जी, ये इस कंसेप्ट को हम समझ लेंगे, लेकिन पहले तो मुझे आप ये बताइए जो सवाल मैंने पूछा कि क्या वो बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये सारी कहानियां उसके बाद फॉलो करेंगी, उसके पहले नहीं। सर बदलाव, बिल्कुल बदलाव इसीलिए आ रहा है सर, क्योंकि जब जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट वाले जब बोलते हैं कि टियर 2 सिटी में ग्रोथ कम है या बॉम्बे में ग्रोथ ज्यादा है, अभी तो खैर बात उल्टी चल रही है कि बॉम्बे में मंदी है और टियर 2 टियर 3 में जाना पड़ेगा। सर मुद्दा ये है कि आज जो सैलरी मुझे मिलती है, मैं घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ टियर 1 सिटी के अंदर।
या ईएमआई मेरा इतना हो जाता है, कई बार आपने वो रील्स और बड़ा वायरल देखा होगा कि आदमी बोल रहा है मेरा पूरा पैसा जीवन भर में गुलाम बन गया हूँ घर खरीदने के लिए। तो आपको टीयर टू सिटी में तो आना ही पड़ेगा। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम जीसीसी का भी जो ट्रेंड देख रहे हैं, बड़ी कंपनीज को आज सैलरी अफोर्ड करने के लिए आना पड़ेगा। आम आदमी को घर बनाने के लिए टीयर टू सिटी में आना पड़ेगा। और टीयर टू और टीयर थ्री सिटी में सर पैसे की कमी नहीं है। ट्रेडिशनली जो रियल एस्टेट जिस तरह से चलते आ रहा है, वो तरीका काम करने का अब चेंज हो रहा है। पहले सर कॉलोनाइजर हमारे यहाँ टीयर टू सिटी में अगर कोई कॉलोनी खोलते थे तो पहले दिन 50 करोड़ की बुकिंग, 100 करोड़ की या 200 करोड़ की बुकिंग आती थी। अब वो जमाना चेंज हो गया है। इन्वेस्टर का माइंडसेट, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन वाला पैसा लगा रहा है, और लोकलाइजेशन, जो आप किसी ट्रेडिशनल रियल एस्टेट वाले से बात करेंगे तो वो यही बोलेगा कि मैंने बॉम्बे में इतना भेजा, बॉम्बे वाले ने खरीदा, या गुजरात में इतना भेजा, या इंदौर में इतना बेचा। हम ये बोल रहे हैं आज हमारे जिस तरह के प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ मुझे टीयर थ्री से रियल एस्टेट का इन्वेस्टर और इक्विटी इन्वेस्टर दोनों पैसा दे रहा है, हमें यूएस से भी पैसा दे रहा है, हमें दुबई से भी पैसा दे रहा है, हमें नीदरलैंड से भी दे रहा है। और मुद्दा यही है कि या तो वो इन्वेस्टर है या वो घर बनाना चाहता है, और दोनों तरह के लोग इंदौर में आ रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं सर, मैं पिछले 2 साल से जो हमारा सर्वे है, लखनऊ, भुवनेश्वर, नागपुर, सूरत, हमारे आजू बाजू आएंगे मंदसौर, नीमच, रतलाम, सभी तरफ टीयर टू टीयर थ्री में प्रॉब्लम क्या है सर, रियल एस्टेट का कोई ब्रांड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। ट्रेडिशनली पहले, आज से 10 साल पहले आप ऐसा बोल सकते हैं कि टीयर वन में ही ज्यादा रोटेशन होता है, रियल एस्टेट जल्दी बनता है, जल्दी बिकता है, बड़े डेवलपर्स, ब्रांड वहां पे इसलिए डेवलप हुए। लेकिन भारत में पिछले 5 से 10 साल में सर जिस तरह से कनेक्टिविटी रोड की बढ़ी है, जिस तरह से फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उस कारण से अब वो देश वैसा देश नहीं रहा है कि सिर्फ टीयर वन सिटी में ही बिजनेस होगा। बिजनेस टीयर टू में बहुत है, टीयर थ्री में भी बहुत है। आप चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, आप जीसीसी के लिए चाहे आईटी पार्क की बात करें, कमर्शियल की बात करें, यहाँ पर उस तरह का इंफ्रा है नहीं, बड़े ब्रांड्स है नहीं। आज भी बड़े ब्रांड्स या बड़े फंड हाउसेस वो 7 सिटी के अलावा भारत में आना नहीं चाहते। तो जो ग्राउंड रियलिटी सर आज इंदौर की है या टीयर थ्री सिटी की है, फंड की कमी नहीं है, डिमांड की भी कमी नहीं है। घर भी चाहते हैं लोग अफोर्डेबल, लेकिन एस्पिरेशनल क्लास आज अफोर्डेबल, वो सस्ता घर, मतलब रो हाउसेस नहीं चाहता है, उसको भी थोड़ा सा लग्जरी चाहिए, एम्यूनिटीज चाहिए। यंगस्टर्स को भी घर खरीदना है, लेकिन सर व्हाइट और ब्लैक का भी बड़ा एक इशू होता है टीयर टू सिटी में, वो यंगस्टर्स ईएमआई करके भी खरीद नहीं पाता है, क्योंकि वो 100% व्हाइट में करने के लिए बड़े ब्रांड्स नहीं है। तो ये बड़े वेरीड फैक्टर्स है सर टीयर टू सिटी में। इसके लिए ब्रांड्स को यहाँ आके समझना पड़ेगा ग्राउंड पे एक्चुअली रियलिटी क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और विजन 3 5 10 साल का होना चाहिए। हमारे सर राइट, आज गॉट योर प्रोजेक्ट पॉइंट। जो और दूसरे लोग, इसीलिए आज मनोज जी आपको और धीरज भाई को इनवाइट किया कि एक अलग पर्सपेक्टिव हम दें, क्योंकि ये जो आप जो दोनों जो बता रहे हो ना, ये थोड़े ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है कि आप खुद रियल एस्टेट के धंधे में हो या रियल एस्टेट को एक अलग तरीके से डील कर रहे हो, लेकिन हम वहां आपसे बात नहीं कर रहे हैं जहां पर आपने अपना बिल्कुल जिसे एपिटोम है वो छू लिया, आप स्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, इसीलिए आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अच्छा, कुछ कुछ सवालों में मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट भी प्ले कर दूंगा, क्योंकि यहां पर तो मैं पैरोकार हूं छोटे शहरों का, लेकिन कसौटी पे कसे बिना नहीं। अब आपने कहा जीसीसी, एक अभी आपने उदाहरण दिया कि पैसा आ रहा है। जो लेटेस्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी, नो डाउट 2019 यानी कि प्री कोविड, मैं थोड़ा सा स्विच करके कमर्शियल पे आ रहा हूं, धीरज भाई भी कमर्शियल में काफी काम करते हैं, इनफैक्ट आपका भी। तो 2019 वो साल था जहां पर रिकॉर्ड्स बने थे प्री कोविड टाइम में कि सबसे ज्यादा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आती है। फिर कोविड आया तो चीजें थोड़ी 2-4 साल थमी, फिर आया 2024 में मुझे याद है मैंने हेडलाइंस पढ़ी कि आजादी के बाद से अब तक का सबसे बेहतर साल इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। और 2025 ने भी वो रिकॉर्ड 2024 का तोड़ दिया, 2026 में है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जो आधा साल निकल चुका है, H1 हो गया है, 25 का रिकॉर्ड 26 भी तोड़ देगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो आया है कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर, उसका 90% उन्हीं 8 शहरों में आया है, इवन 90% से भी ज्यादा। अब ये भी सच्चाई है दूसरी तरफ की। हम जीसीसीज की बात कर रहे हैं, जीसीसीज का 75% जो पैसा है, या इनफैक्ट 80% जो पैसा है, वो आया है इन्हीं 8 शहरों के अंदर। और उस 80% का भी जो 75 या 80% है, वो अकेले एक शहर को मिला है। आई थिंक वो नाम गेस करने की जरूरत नहीं, दैट इज बेंगलुरु। मतलब वो हैदराबाद को भी नहीं गया, वो एनसीआर को भी नहीं गया, वो मुंबई को भी नहीं गया, वो चेन्नई कोलकाता तो छोड़ ही दीजिए, एक शहर के पास जा रहा है। मेरी चिंता यही है सर कि अगर अभी भी कंसंट्रेशन के लेवल यही है धीरज भाई, तो अभी हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ देना अच्छी बात है। चाइना में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, उस जगह को वाइबल बनाने के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। लेकिन जब तक उस जगह पर
पैसे के रोटेशन का प्रबंध नहीं होता, मतलब रोजगार नहीं आता, कारोबार नहीं आता, और वो सशक्तिकरण नहीं आता, जहां अब बंदा मान लीजिए दिल्ली में बैठा है या मुंबई में बैठा है, यहां कमा रहा है। अभी हम लगातार वही बात मनोज जी ने भी की, धीरज जी ने भी की, आपने भी की, लेकिन मैं वहां तब जाऊंगा ना जब मुझे कमाने का वही मौका वहां पे मिलेगा। तो अब अगर अभी भी कंसंट्रेशन ऑफ द जीसीसीज और कमर्शियल्स और बिल्डिंग्स मेजॉरिटी में 80%, वहीं मैं आपसे कह रहा हूं अहमदाबाद भी बड़ा सेंटर बन रहा है, लेकिन आप पैसे का फ्लो देखेंगे तो कहां पहुंचा सारा? बेंगलुरु, वही स्टैब्लिश मार्केट जिसमें आज गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, जिसमें आज पानी की दिक्कत हो रही है। तो जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन इन छोटे शहरों की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक हम इनसे रियल इकोनॉमी की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू यू, क्या इस मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये आपको ठीक लगता है? मतलब वो रियल मनी वहां फ्लो होना चाहिए और तभी वो एग्जैक्ट उस बात पे आएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि टीयर 2 की एक नई कहानी बनेगी। सर इसमें मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में जैसे सर ने बोला, मनोज जी ने बोला कि नो डाउट पैसे की कमी कोई सिटी में नहीं है। वो मैंने पहले ही बोला कि हर एक सिटी का एक लेवल होता है, हम भी वो उस सिटी से आए तो हाँ, लेकिन पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि देखो जो जहाँ मेन सिटीज़ हो 1-2 कैटेगरी के जो है वहाँ पैसा हमेशा ज़्यादा जाने का रीज़न यही है अपने देश में भी, और सर हर जगह पे यूएस हो, कनाडा हो, कहीं भी यही सीन है। मैं खुद कनाडा रह के भी आया हूँ, तो वहाँ भी यही जो अपना इंडिया में कल्चर है वही कल्चर वहाँ भी सेम ही है। तो पहले हमेशा जहाँ वहीं पैसा आएगा टीयर 1 में और टीयर 2 में, क्योंकि दूसरी जगह जाने के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज 8 सिटी आपने काउंट करवाया, जैसे और 8 सिटी में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारे एरोप्लेन्स अच्छे से पहुँच रहे हैं, ट्रेन अच्छे से पहुँच रही है। आपके नवी मुंबई का उदाहरण लीजिए, पहले अटल सेतु के बाद से कितना परिवर्तन आ गया, या आपको जब से नया एयरपोर्ट मिला है कितना चेंज आ गया? आप नवी मुंबई की देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो नवी मुंबई तो आज मुंबई का पार्ट ही है। आज नवी मुंबई, हम मुंबई में बैठे इसलिए हम उसको दूसरा गिनते हैं, पर नॉर्मली आज जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हम आज यहाँ से दिल्ली ही बोलते हैं। आज हम कहीं मीटिंग नोएडा में है या गुड़गांव में है तो हम यही बोलेंगे दिल्ली जा रहे हैं, बट वहाँ जाने के बाद हमको पता चलता है ये तो हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश है, बराबर। तो वैसे ही मुंबई में लोग बाहर से जो आएंगे वो उसको नवी मुंबई नहीं काउंट करते, वो मुंबई का पार्ट है। हाँ, वो सबके लिए ठाणे भी मुंबई है, नवी मुंबई भी मुंबई है, तो वो चीज़ मुंबई ही वन टाइप ऑफ मुंबई ही काउंट किया जाएगा उसको। सिर्फ हम लोग यहाँ रहते हैं इसलिए हमारे लिए नवी मुंबई है, थाने है और अदर एरिया है। तो मुंबई नवी मुंबई का कंपैरिजन वैसे देखने जाएंगे तो नवी मुंबई के पास ज़मीन है आज की तारीख में, इसलिए वो ग्रोथ हो रहा है। अभी नया एयरपोर्ट आ गया, ये सब चीज़ें है, इसलिए वो ग्रोथ होना है। अटल सेतु की वजह से काफ़ी फर्क आया, क्योंकि आज मुंबई में रहने वाला 1 घंटे में वहाँ पहुँचता है। तो यही तो पॉइंट है सर। अब अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं मेरे दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, शायद मैं मुंबई में घर नहीं ले पाऊंगा जैसा घर मुझे चाहिए, लेकिन मैं नवी मुंबई में शायद अफोर्ड कर जाऊँ। क्यों? क्योंकि अब कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, एयरपोर्ट भी आ गया मेरे पास, वरना पहले एक फ्लाइट पकड़ने के लिए पूरा दिन चाहिए होता था। अब मेरे को घर के पास में एयरपोर्ट मिल गया, मेन मुंबई में आना है, अटल सेतु लगा हुआ है, तो उस कनेक्टिविटी, उस इंफ्रा ने मेरी लाइफ इजी कर दी, बदल दिया। राइट, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। वही मैं बता रहा हूँ, ये सैटेलाइट जो सिटीज़ आप बताए, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, वो भी वैसे कनेक्टेड है जैसे यहाँ पर है। तो हमेशा सैटेलाइट सिटी का ग्रोथ तो वैसे सिटी के साथ ही काउंटिंग किया जाता है, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आप देखिए फिर डायकोटोमी आएगी। 1980 मेरे ख्याल से वो दशक था जब नवी मुंबई के पेपर्स, वो मास्टर प्लान वगैरह बने। आज तक नवी मुंबई में, लेकिन पिछले 10 साल के काम, जिसमें अटल सेतु हो गया, जिसमें नया एयरपोर्ट हो गया, मतलब आपको वो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चाहिए एक सिटी को सच में उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। अदरवाइज आपने क्या किया था, आपने एक अलग टाउनशिप खड़ी कर दी थी, वो अपने पेस पे ग्रो कर रही थी, लेकिन आज उसकी जो रियल सिनर्जी जिसे आप कहेंगे, मुंबई के पास होने का फायदा आपको तब मिलेगा ना जब आप मुंबई पहुंच पाओ, कनेक्टिविटी हो। राइट, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो कनेक्टिविटी देखो, आज मुंबई नई मुंबई कनेक्टिविटी, वैसे तो आपने अभी 2 ही एग्जांपल दिए कि एक मेट्रो तो भी कनेक्ट, लेकिन ये एग्जांपल इसलिए क्योंकि सारे देश के लोगों को ये नाम पता है, ये पता है, राइट। अटल सेतु सबको पता है। अभी नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी सबको पता है। अभी मेट्रो कनेक्शन जो हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मुंबई और नई मुंबई के बीच में गैप नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो दोनों, और अभी जैसे अपने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बीच में से टनल निकाल थाने की तरफ, और थाने से कनेक्ट नई मुंबई है, तो जो कनेक्शंस बनने के बाद तो अभी एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट और वो एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और नई मुंबई, वो भी कनेक्शन बढ़ रहे। तो ऐसे देखने जाओ तो नई मुंबई में जैसे वही तो शब्द आ रहा है वापस। तो मेरा मतलब है, उसने क्या करा, उसने एक इंसान को मौका दे दिया अफोर्डेबिलिटी का, कि भाई चलो यहां नहीं ले रहा हूं, लगभग 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर, लेकिन
बहुत दूर नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी मुझे एक मौका मिल रहा है घर लेने का। सही है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही गिनो, या उसको ये भी गिनो कि जो अभी हमने जो टियर 1 2 में जाने चाहते हैं उनको जाने की ज़रूरत मुंबई वालों को नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, या दिल्ली वाले को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी गुड़गांव है, नोएडा है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि 2 सेंटर, प्रैक्टिकली बात करें 2 सेंटर हम बना पाएंगे। एक टियर 1, जैसे अब मैं इंदौर का उदाहरण ले लूंगा क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट सिटी है, वो बहुत ओल्ड कारोबारी सिटी है, बिजनेस सिटी है, तो उसमें अपनी कैपेबिलिटीज है। तो उसमें सर, उसमें से जो लोग को हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बताता हूँ। मुंबई वाले आपको बोलोगे कि इंदौर जाए, यहाँ अहमदाबाद जाए। मैं अलग बात कर रहा हूँ धीरज सिंह। मैं कह रहा हूं 2 तरह के शहर विकसित होंगे। एक जिनकी प्रॉक्सिमिटी है किसी बड़े शहर के पास में, बराबर, जैसे नवी मुंबई हमने ले लिया, जैसे आपने गुरुग्राम का एग्जाम। आज आप देखो ना, पिछले 2 साल से दिल्ली नोएडा का मार्केट एक तरफ, अकेले गुरुग्राम में आग लगी हुई है, इतना ज्यादा हीटेड हो गया बिकॉज ऑफ एक्स नंबर ऑफ रीजंस। वो अलग कहानी है, पूरी बात करेंगे, पर हुआ। उधर अभी नई कहानी जेवर एयरपोर्ट की आ गई। जब से जेवर एयरपोर्ट आया है तो लोग मतलब कि प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी, हालांकि वो समय लेती है, सब कुछ है, उसके अपने प्रैक्टिकल इश्यूज है। मैं मनोज जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। तो मनोज सर, जो बात हो रही है वो बेसिकली ये कि एक तो हो गया सैटेलाइट और दूसरा आया टियर 1 इन आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका शहर इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ठीक है विद इन इंदौर मेट्रो का बड़ा जाल फैल रहा है, बहुत सारी जगह मैंने देखा मेट्रो बन रही है। इंदौर में अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स कनेक्ट हो गई हैं। मध्य प्रदेश में अगर किसी को कुछ करना है तो उसके दिमाग में पहली चीज आती है कि भाई अगर एजुकेशन है तो इंदौर पहुंच जाऊं, बिजनेस करना है तो इंदौर पहुंच जाऊं। फॉर पूरे देश के लिए जैसा मुंबई वैसा एमपी के लिए इंदौर, या अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए उनके ऐसे 2-3 बड़े मेजर सिटीज हैं। अब ये जो आइसोलेटेड टीयर 1 है, जिनको मैं किसी बड़ी प्रॉक्सिमिटी में नहीं देख रहा किसी और बड़े शहर के, उनके लिए क्या जरूरी है? और वहीं पे सर मेरा वो वाला सवाल आया। अब ऐसे तो टीसीएस का कैंपस और इन्फोसिस के कैंपस पिछले 10 या 12 साल से बने हुए हैं इंदौर के अंदर, लेकिन हमने उसके कारण इंदौर की कोई ग्रोथ नहीं देखी। सुपर कॉरिडोर की बात होते होते जमाना बीत गया, ग्रोथ नहीं देखी। लेकिन जब अब शहर ने अपनी कैपेबिलिटीज पैदा कर ली हैं पिछले 2-3 साल में, जब वो अपने नक्शे पे खुद खड़ा हुआ है दोबारा नई तरीके से, वहां से कहानियां सुनता हूं कि अब रियल एस्टेट वापस से टर्न अराउंड ले रहा है। सर ये जो टीसीएस वाला आपने एग्जांपल लिया है, और आप और सभी लोग तो बहुत अनुभवी हैं सर। रियल एस्टेट को टाइम लगता है कहीं भी, और खास करके टीयर 2 सिटी में। लेकिन पिछले 7 साल में आज टीसीएस भी पूरा भरा है और इन्फोसिस भी अपना एक सेकंड कैंपस स्टार्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सुपर कॉरिडोर की डेवलपमेंट नहीं, आप रेट देखेंगे वो 2,000 रुपए स्क्वायर फीट से आज में 12,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया 7 साल के अंदर। कुछ टाइम लगा शुरू के 3 साल में, लेकिन सर आज वो सबसे हॉटेस्ट एरिया है। और जैसे कि इंफ्रा की स्टोरी होती है, इट टेक्स टाइम, 1 2 3 साल 5 साल का विजन होना चाहिए, बट वही हमारा ना सबसे हॉटेस्ट दिक्कत ये एरिया होती है, दिक्कत ये होती है जब हम- मनोज भाई कि वो स्टोरी उस वक्त में जी। लोगों को उस नाम पे उतने भाव पे बेची गई। वैसे वो नवी मुंबई के साथ भी हुआ। उल्वे नाम का एक इलाका है जहां पे एयरपोर्ट तो आज बना, लेकिन पिछले 15 साल से वो स्टोरी बिकी। वहां आज लोगों की हालत ये हुई है कि उन्होंने जितनों में घर खरीदा उतने में घर बेच नहीं पाते दोबारा। तो मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। वो पैरिटी आने में मोटी लाइन तो हम कह देते हैं कि देखिए 5 साल में इतना हो गया, 6 साल में, लेकिन इस 6 साल के दौरान जिस आदमी ने पैसा डाला उससे भी तो पूछिए। सर आज 2 तरह के लोग हैं रियल एस्टेट में। जिसको घर बनाना है, उसने भी उस जमाने में 700 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट लिया था, आज उसका प्लॉट भी 7,000 स्क्वायर फीट का है। प्रॉब्लम ये, हम रियल एस्टेट को हमेशा सर इन्वेस्टमेंट की नजरों से, इक्विटी की नजरों से देखेंगे ना, तो हमेशा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, होगी। बिल्कुल नहीं मनोज सर, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम तो चाहते हैं कि ये उस नजरिए से बाद में देखा जाए, क्योंकि उस वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो घर खरीदार हैं जिनकी जरूरत है, जिसे हम एंड यूजर कहते हैं, वो बेचारा इस चक्कर में पिस जाता है। सर एंड यूजर के लिए तो मेरा हमेशा से एक बात रही है, आप वहीं खरीदिए जहां डेवलप्ड हो चुका है। आप कच्ची जमीन में कहीं पे स्टोरी में जाएंगे, ये एयरपोर्ट की स्टोरी भारत में सिर्फ इंदौर में नहीं सर, सभी तरफ है। हमारे यहाँ चापड़ा भोपाल में भी हुआ, यहाँ एयरपोर्ट आएगा, वहां एयरपोर्ट आएगा। देखिए इसके लिए विजन चाहिए। जब आप इस तरह की स्टोरीज को देख के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका विजन 5-10 साल का होना चाहिए। हमारे यहाँ चीजें इतनी फास्ट मूव नहीं होती, ये फैक्ट है। अगर आप एंड यूजर है, आपको घर ही खरीदना है, तो जो एक डेवलप्ड कॉलोनी आ गई है, जहाँ रेरा आ चुका है या डेवलपमेंट चालू हो गया, वहीं लीजिए। आप कहीं स्टोरी के बेस पे कच्ची जमीन में एंड यूजर जाएगा, तो सर वो तो पहले दिन आपका डिसीजन ही गलत है। हाँ, इसके लिए लेकिन सॉरी एजुकेशन बहुत पर इंपॉर्टेंट है कि मनोज जी एंड धीरज भाई, सॉरी आप दोनों ही मित्र हैं, यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, लेकिन ये स्टोरी बेचता कौन है? डेवलपर जी तो बेचते हैं, कोई और थोड़ी लेके आता है इनको। ठीक है सर किसी भी, हाँ जी 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 सर, हर बिजनेस में सब तरह के लोग होते हैं। ये भी हाँ। स्टोरी बड़ी भारत में, मैं तो सर नया हूँ रियल एस्टेट में, पर मैंने देखा है कि रियल एस्टेट को बड़ी खराब नजरों से देखा जाता है। प्रोफेशनल्स कारण आना है, नहीं कारण है चाहते सर उसके, इसीलिए देखा नहीं जाता, कारण है उसके। मतलब ये ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट है। नहीं है। मैं भी देखिए, हम तीनों ही सेक्टर से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग हैं।
मैं एक अलग हैसियत से जुड़ा हूं आप दोनों। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्यों आज आपको आमंत्रित किया, नए विचारों की जरूरत है, नए थॉट्स की जरूरत है, नए तरीकों की जरूरत है। तभी तो कि अभी देखिए इस समय घर खरीदार आप किसको देख रहे होंगे, आपके पोटेंशियल बायर धीरज भाई कौन है? जेंजी की तरफ आप देखते होंगे। आजकल तो जेंजी मिलेनियल्स भी अब पुराने हो गए, यस यस, है ना। तो वो जेंजी ना, अब वो जेंजी बिल्कुल अलग प्राणी है, एक अलग ही चिड़िया का नाम है, वो अलग तरीके से चीजों को देखता है। इसीलिए उसमें आप जैसे जो नए हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो जिनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी अलग है, जिनका सोचने का नजरिया, डेवलपर आप हैं, आप डेफिनेटली बिजनेस के लिए ही हैं उसमें, लेकिन एटलीस्ट। अच्छा, अब मैं वापस थोड़े दूसरे सवालों पे आता हूं, जो इनफैक्ट एक सवाल मुझे आपसे पूछना भी था। अगर मैं आपसे पूछूं यही वाला क्वेश्चन, मनोज जी आपके पास भी आता हूं दोबारा, कि पिछले 4-5 सालों में आपने घर खरीदारों की जो नजरिया होता है ना, भाई एक आया उसने कहा कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, एक आया मेरे को घर के साथ ये भी चाहिए, इसमें क्या बदलाव देखें, प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं? देखो, दो चीज़ है। वैसे तो 10-15 साल से डिफरेंस आ चुका है। पहले लोग जो 10-15 साल पहले के जो सोचते थे, वो हमेशा कारपेट, बिल्डिंग में क्या है, टाइल्स क्या है, बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक चीजों पे, सैनिटरी क्या, यही सब चेक करते थे। आजकल जो आज के जो जनरेशन है वो सीधा ये देखते हैं कि टाइल्स, और वो तो अच्छा, एक चीज़ और हो गई है कि बिल्डर सब अच्छा ही देना चालू कर दिया है। अच्छा, टाइल्स और सैनिटरी अच्छा ही देते हैं, जो कैटेगरी जैसे जगवार हो गया, ये नॉर्मल। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शायद रेरा में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना, आपको बताना पड़ता है सब कुछ कि क्या आप लगा के दे रहे हो उसमें। यस, तो वो जो चीज़ें स्टैंडर्ड है वही दिए जाते हैं, तो उसमें अभी लोग नहीं देखते। अब क्या देखते हैं लोग, अच्छा एम्यूनिटीज़ क्या है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, जिम है कि नहीं है। तो कहने का चीज़ ये होगा कि अभी इंसान थोड़ा लग्जरी पे फोकस करना चालू कर दिया है, जो पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले लोग ये नहीं देखते थे। 10-15 साल से, लास्ट 10 साल से 5 साल से यही देखने चालू कर दिया। अच्छा, और एक चीज़ अभी और एक नहीं आ रही है, अभी जो जेंजीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तो ये भी नहीं देखते। और इसमें बदलाव क्या है, पहले हमारे एक कहावत थी, आपने सुनी होगी, कि पहले घर बाद में मकान। मतलब एक टाइम पे ऐसा था, हमारे पापा बोलते थे पहले धंधा करो फिर घर लो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि भाई पहला घर फिर धंधा। और अभी वापस अभी जो जनरेशन आया है ना, जो जेंजीज की बात करें, वो तो ऐसा बोलते हैं पहले मजा करो फिर। इनफैक्ट नीरज भाई, थोड़े दिन पहले हमने एक बेंगलोर, आजकल तो क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे जो नए हैं बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक पूरा का पूरा शो ही जेंजीज के ऊपर किया था कि वो कैसे सोच रहे हैं रियल एस्टेट को। तो अगेन थोड़े समय पहले मिलेनियल्स की भी सोच ऐसी थी कि भाई घूम लेते हैं, अनुभव ले लेते हैं, मकान बाद में। लेकिन वो कोविड का प्रकरण हुआ और लोगों को लगा कि नहीं भाई, घर, सिर पे छत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेंजी अगेन उसके बाद ही बड़े हुए हैं, वो अभी भी वैसे ही सोच रहे हैं कि मेरे को किराए का घर चल जाएगा, बट मैं बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे को जिस दिन जॉब छोड़नी है मैं छोड़ूंगा, मेरे को जैसी जॉब करनी है करूंगा। हो सकता है मेरा मन करे कि 2 साल जॉब नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगा, मैं किसी ईएमआई के बंधन में अपने आप को नहीं बांधूंगा। ये सोच आ रही है। यस यस, ये है, ऑलरेडी है। तो वही जेंजीज का तो ये सोच बदल ही गया है कि पहले अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जेंजीज, हमने भी 1-2 जगह पे, जैसे अभी हमारे एक जेंजीज जैसे एक स्पोर्ट है, ई स्पोर्ट करके एक बिजनेस है, वहाँ हमारे जेंजीज लोग हैं, गेम खेलते हैं, आपको पता होगा। तो मैंने वहाँ एक इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ कि उन लोग क्या, अभी सबके पास लैम्बोर्गिनी है, मस्टांग है, मतलब 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं। आज अपना भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है, आपको महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस जी ने भी अभी लॉन्च किया था वो चीज़, आपको पता होगा जी। तो वो जो कल्चर है वो अभी हमसे बहुत छोटे हैं, आज वो 20-22 साल गेमिंग कल्चर है, तो वो तो अपने से भी एडवांस है। तो वो तो पहले स्पेंड कर रहे खुद के मजे के लिए, फिर सोचेंगे प्रॉपर्टी लेंगे नहीं लेंगे। तो चीज़ ये आने वाली है। और कोविड के बाद जो माहौल बदला है, जैसे आपने बोला कोविड के बाद क्या बदल गया, कि पहले आपको मालूम है 1 रूम किचन चलता था, उसके बाद 1 BHK आया, फिर 2 BHK, ऐसे मतलब उस टाइम 2 BHK बोले तो लग्जरी होता था। वो 1 रूम किचन तो 10 साल पहले ख़त्म हो गया। आज की तारीख में 1 BHK भी ख़त्म हो गया। आज हम 1 BHK कस्टमर नहीं है, आज हम, मतलब नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा, है, बट अभी लोग चॉइस करते 2 BHK 3 BHK 4 BHK। तो वो कोरोना के बाद आया, क्योंकि कोरोना के बाद जो हम लोग एक घर में रहे, फिर जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जॉइंट फैमिलीज है, तो हमने साथ में निकाले ना, तो उस टाइम ये भी पता चला कि नहीं, हमको घर तो अच्छा होना चाहिए। तो उसमें भी बदलाव आया। फिर जैसे एम्यूनिटीज़ हो गया, जो स्पोर्ट्स हो गया, कि अभी लोग एक ध्यान देने लगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो आपने लग्जरी जिसे बोला, वहां पर वो लोग थोड़े और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे एक तो सस्टेनेबल में जाना है, मुझे ग्रीन चाहिए, ओपन चाहिए, नेचुरल चाहिए, प्लस जो मेरे हेल्थ को इम्प्रूव करे, जो मुझे आसपास एक बेहतर मेंटल एनवायरनमेंट दे। मैंने ऐसी भी चीजें देखी हैं कि लोगों की डिमांड ऐसी है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा ग्लास फसाड बना के दो या मुझे एक बहुत ही डेकोरेटिव क्लब हाउस चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे मेरी लाइफ को जो एनहांस करता हो
वो प्रैक्टिकल वैसी चीजें चीजें मुझे चाहिए। यस यस, तो वही एंगल से ही अब आज का जनरेशन में बदलाव आया है। कोरोना के बाद मेन तो यही बदलाव है कि लोग सेकंड होम, थर्ड होम जो सोचने, मुंबई जैसे सिटी तो सेकंड होम हर कोई इंसान आज सोच रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ये सिचुएशन गई है तो आपको भी पता है कोरोना खत्म हुआ, लोग इतने भागे हैं बाहर घूमने के लिए। और वो मैंने प्रिडिक्शन उस टाइम मेरे टीम के साथ किया था कि कोरोना चल रहा था, तभी मैं बोला देखो अभी ये अपना घूमने का जो अपना सेक्टर है वो कैसा बूम करेगा, आप देखना जो टूरिस्ट सेक्टर है, और रियल में किया, और वो अभी तक रुक नहीं पाया। राइट, यहाँ पर मनोज जी से भी एक सवाल पूछते हैं। इनफैक्ट मनोज भाई ये बताइए, चूंकि अब हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं और मैं इंदौर के उदाहरण ले लूँ या लखनऊ की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, साउथ की सिटीज की बात कर लें, अभी भी वहां पर एक ना मतलब दोराहा है, अभी भी बहुत बड़ी जनरेशन, इनफैक्ट बेंगलोर में भी अभी लोग ऐसा करते हैं जहां पर वो प्लॉट लेके अपना घर बनाना अभी भी एक कल्चर का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गेटेड कम्युनिटी है कि भाई हम साथ में मिलके रहें, वहां पे सारी फैसिलिटीज एक साथ हो, सिक्योरिटी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो मुझे बहुत इंपैक्ट भी करता है। मुझे लगता है गेटेड कम्युनिटी ज्यादा सिक्योर होती है इंस्टेड की इंडिविजुअल हाउसेज, तो वो एक चीज हो गई। आजकल एल्डरली होम का कंसेप्ट आ गया कि भाई माता पिता बुजुर्ग हैं, साथ में रहें या अलग से रहें, लेकिन वहां पर सारी सुविधाएं हो, कोई इमरजेंसी हो तो भागना ना पड़े। तो ये टीयर 1 में ये जो अभी भी इंसान वहां फंसा हुआ है कि मैं वो प्लॉट वाला घर, मेरा घर जमीन के ऊपर, या फिर वो धीरे धीरे अब अवेलेबिलिटी के बावजूद भी गेटेड कम्युनिटी पसंद कर रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ तो ये बड़ा डेफिनेट कल्चर है, पॉज आ गया है प्लॉट खरीदने पर। लोग प्लॉट नहीं खरीदना चाहते, थक गए लोग प्लॉट खरीद खरीद के। ज्यादातर लोग गेटेड कम्युनिटी है, जैसे हम लोग भी AQI पे काम करते, तो जमीन की तो बात ही नहीं हो रही, घर कैसा होगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसे होगी। और सर ना सिर्फ यंगस्टर्स, इवन जो यंगस्टर्स जो दाना पानी के लिए बॉम्बे या दिल्ली गए, वो वापस आने के लिए घर ही खरीद रहे हैं। इवन उनके माता पिता के लिए, मेरे पास कई ऐसे यंगस्टर्स बैंकिंग में हैं जो US में काम करते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए घर ही खरीदना चाहते हैं। प्लॉट के लिए तो टीयर 2 सिटी में भी आज की तारीख में ना ही है। और ये जो पुराना हमारा डिस्कशन था कि वो जो स्टोरी बेची गई और फिर हुआ नहीं, तो उसको देख हम के मुझे उस पे लगता है आए, उससे टाइमिंग का पहले इशू है। आपने एक जो बात कही, मैं धीरज भाई से पहले जब अभी बात कर रहा था, वो जब यहाँ आए थे और मैंने उनको जस्ट कहा कि मेरा एक प्रिडिक्शन है, जैसे वो अपने प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे ना, एक मेरा अपना प्रिडिक्शन है। इनफैक्ट मैंने उस शो में बोला भी, जो जिसकी मैंने अभी रिपोर्ट आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, प्राइस वाली, कि आने वाले वक्त में सर, और आप भी शायद एग्री ही करेंगे जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आने वाले वक्त में जो भी एफ्लुएंट हैं, या जैसे अभी आपने नाम लिया ना US से, यहां से वहां से, विद इन इंडिया भी, जिनके भी पास पैसा है या वो कैपेसिटी है, वो छोटे शहरों में घर खरीदने के लिए, रहने के लिए प्रीमियम पे करेंगे कि आप मुझसे ये प्रीमियम लीजिए पर मुझे यहां पर एक अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू प्लीज। 100% सर, प्रीमियम दे रहे, ना सिर्फ घर देख रहे, हवा देख रहे, AQI देख रहे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख रहे, और डेटा देख रहे कि आसपास हॉस्पिटल कितना पास है, होटल कितना पास है। क्योंकि जो हमारे यहाँ एक हार्ट अटैक की बड़ी समस्या, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इम्पेक्ट करता है रियल एस्टेट के खरीदारी पर, वो सब कुछ देखता है और उसके लिए प्रीमियम देने को रेडी है। आज मैं जहाँ कॉलोनी बना रहा हूँ, देखता है हॉस्पिटल कितना पास है, हार्ट अटैक आया तो कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो सब कुछ हो रहा है सर। हम शायद मूवीज में भी देखते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में बाहर से बैठा बंदा और खुद एनालिसिस कर रहा है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही है खुद उसमें डेटा एनालिसिस कर रहा है। मैं भी चैट जीपीटी जाके भी पूछ रहा है कि टाउनशिप का एड्रेस जाके पूछ रहा है कि इसके आसपास का मुझे बता दो। और जो रियल्टर, जैसे भी आपने बोला था रेरा में सब देना पड़ता है, वो सब भी चेक कर रहा है कि क्या क्वालिटी लगा रहा है। इवन हम नॉर्मली जब कॉलोनी बन जाती है तब खरीदने जाते हैं, वो उसके पहले देख रहा है कि NP2 पाइप डाल रहे हैं, NP3 पाइप डाल रहे हैं, या कंक्रीट का ग्रेड क्या ले रहे हैं। एंड फॉर दैट दे आर विलिंग टू पे द प्रीमियम। 10-15% ऊपर देने में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है। और हम जिस तरह से प्राइस हाइक देख रहे हैं इंदौर में, जहाँ रेडी टू मूव इन घर है, वो प्राइस हाइक नॉर्मल प्लॉट्स में भी नहीं हो रहा सर। राइट, तो आप कह रहे हो कि अब जो हमारे टीयर 1 सिटीज हैं वहां पर भी लोग इंस्टेड की, हो सकता है प्लॉट के ऑप्शन हो, गेटेड कम्युनिटीज को थोड़ा पसंद कर रहे हैं और वो लाइफस्टाइल को प्रेफर कर रहे हैं उसके ऊपर, और ये सारी चीजें। अच्छा लगा मुझे आपने बताया कि पाइप के ग्रेड भी आजकल लोग चेक करने लग गए, तो इनफैक्ट वो अवेयरनेस तो कंज्यूमर्स में आ ही गई है और वो बहुत जरूरी भी है कि ऐसा हो। नाउ मैं थोड़ा सा कमर्शियल को और टच करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहानी दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। धीरज भाई, क्योंकि आप कमर्शियल भी करते हो, मैंने कहा जैसे कि 2025-24 में रिकॉर्ड, 25 में रिकॉर्ड, 26 में भी रिकॉर्ड बनना ही बनना है। तो इस समय अगर हम ये माने कि देश में इतनी कमर्शियल लीजिंग हो रही है, ठीक है, अभी मैं मान लूं कि कंसंट्रेटेड है थोड़ी, और हम ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में इंस्पाइड के हमारे छोटे शहर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। इसीलिए मेरी कहानी का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सैटेलाइट सिटी, क्योंकि अगर एक GCC है, मान लीजिए मैं GCC हूं,
मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर कि मेरा बंदा इंडिया में लैंड करने के बाद कितनी जल्दी अपने ऑफिस या अपने उस इलाके में पहुंच सकता है, तब कनेक्टिविटी बहुत मैटर करेगी। तो ऐसे में जो सैटेलाइट है, जो बॉम्बे से दिल्ली से कनेक्टेड है या बड़े एयरपोर्ट से, वो मैटर कर जाएंगे। या फिर ऐसे एयरपोर्ट्स जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट की वायबिलिटी ज़्यादा हो, कनेक्टिविटी ज़्यादा हो, वो मैटर कर पाएंगे। तो आने वाले वक्त में ये जो ग्रोथ मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट के कमर्शियल एस्पेक्ट में, आपको लगता है कि हमारे छोटे शहर तैयार हैं कि वो किसी बेंगलुरु, किसी हैदराबाद का जो उस पर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आधिपत्य है, वो टूटेगा और उनको लगेगा, जो लोग हैं जिन्हें जीसीसी लगानी है या अपना कमर्शियल ऑफिस डालना है, अमेजॉन हो गया, गूगल या फॉर दैट इंस्टेंस कोई भी कंपनी हो गई, वो सोचेगी कि भाई बहुत हो गया हैदराबाद और बेंगलुरु, अब मैं चलता हूं नवी मुंबई, अब मैं चलता हूं इंदौर, अब मुझे जयपुर की तरफ देखना है, अब मुझे जाना है और किसी कोयम्बटूर में अपनी ऑफिस लगानी है। रियल एस्टेट भी सस्ता पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही है, टैलेंट भी मुझे मिल रहा है और मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। ये इस गैप को भरने में कितना वक्त बाकी है? सर देखो, गैप भरना ऐसा नहीं है, गैप तो भर ही चुका है। क्योंकि अभी आप देखोगे, आज नवी मुंबई की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से हूँ, तो अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट आने की वजह से काफ़ी कमर्शियल्स बिल्डिंग्स बन रही है और पूरे बड़े बड़े प्लॉट्स में कमर्शियली हब बन अब तो रहे हैं। मुंबई 3.0 की बात होने लगी। अभी तो 3.0 की बात हो रही है, पर मैं 2 की बात कर रहा हूँ अभी। क्योंकि 3.0 चीज़ क्या, वो रेसिडेंशियल, आप कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती तो पहले रेसिडेंस जाता है, कमर्शियल बाद में जाता है। कमर्शियल हब हमेशा पहले रहता है, सही सिटी में रहता है। आज आपको एग्जाम्पल नवी मुंबई की बात करते हैं हम। कोलाबा एक टाइम पे कमर्शियल हब पकड़ा जाता था, उसके बाद बीकेसी आया, जब कोलाबा में 800 रुपया पर स्क्वायर फीट रेंटल हो चुका था, आपको पता होगा वो चीज़। उसके बाद बीकेसी आया, जब वहाँ पर 150-200 स्टार्ट हुआ था, आज बीकेसी खुद 500-700 रुपये पहुँच गया है। तो ऑब्वियसली नवी मुंबई ऑप्शन है उनके पास, तो आज वहाँ पर लोग क्या है वैसे नवी मुंबई में अभी? आज रेंटल समझो 100 रुपया के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली किसी के लिए भी अट्रैक्टिव होगा। और दूसरी बात, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग क्या करते हैं कि हमेशा कमर्शियल हब वहाँ जाते हैं कि एक तो रेंटल सस्ता पड़े, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे आपने जीसीसी की बात किया, तो वो लोग बड़े प्लेट्स लेते हैं, बड़े बड़े फ्लोर प्लेट्स, पूरे पूरे बिल्डिंग ले लेते हैं, राइट। तो उनको हमेशा सस्ता चाहिए। तो इसलिए जो सेकंड टियर 2 में जाने का रीज़न भी यही है कि मुंबई में जब नहीं परचेस कर पाते, मतलब परचेस करने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो ऑब्वियसली वो टियर 2 सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अच्छा, उनको उसकी वजह से उनकी जो स्टाफ है या जो भी जॉब करने वाला IT सेक्टर में या वगैरह वगैरह, तो वो लोग भी क्या सोचते हैं कि वहाँ रहेगा तो सस्ता पड़ेगा, उनको भी रहने में सैलरी कम जाएगी। तो इस वजह से भी अपना टियर 2 सिटीज़ चले। और अभी क्या हो गया, पर वो ऑलरेडी महंगे हो गए हैं। तो अभी ऐसा नहीं रहा है कि वही टियर 2 में या अभी हर बार टियर 2 में ही जाएंगे, वही रेट में अभी टियर 1 के बाजू में सैटेलाइट में मिल रहा है। तो ये चीज़ बदलने वाली है। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइएगा, धीरज जी आपसे भी सप्लीमेंट्री सवाल पे आऊंगा कि अब जैसे हम बड़ी बातें कर रहे हैं जीसीसीज और ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, ये आना भी चाहें तो इनके ना रिक्वायरमेंट्स होती है। अब इन्हें ग्रेड A डेवलपमेंट चाहिए। हमारे छोटे शहर या सैटेलाइट शहर क्या उस लेवल पे, उस क्वालिटी पे, उस क्वांटिटी में वो ग्रेड A डेवलपमेंट कमर्शियल रियल एस्टेट की प्रोवाइड करवा पा रहे कि कोई जीसीसी, कोई मल्टीनेशनल सोचे कि चलो जाकर वहां पर अपना ऑफिस लगाऊं? सर आज की तारीख में तो इक्विप नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आज किसी जीसीसी को आना है कि ग्रेड A डेवलपमेंट टियर 2 सिटी में आ जाए, नहीं है। और यहीं पे यंग जो जनरेशन, जो हम जैसे लोग या जो माइक्रोमेट्री कंपनी है, दूसरे लोग आ रहे हैं, तो जैसे हम भारत के बेस्ट आर्किटेक्ट को भी आज इंदौर में लेकर वही TCS के आसपास हम लोग साइबर सिटी बना रहे हैं। तो 3 से 5 साल लगते हैं सर उस तरह का पूरा एक इंफ्रा बनाने के लिए। आज इक्विप नहीं है, लेकिन हमें पता है, जो धीरज जी भी बोल रहे हैं, जरूरत है और आना तो पड़ेगा टियर 2 में, क्योंकि लैंड तो यही है। जमीन उतना महंगा नहीं, आज जमीन टियर 1 से आज भी 60% सस्ता ही है। आपने जो साइबर, मैंने देखा आपकी साइड, तो आपने वो जो साइबर सिटी आप बोल रहे हैं ना, एंड आई थिंक आप जिनका नाम ले रहे हैं वो संजय पुरी साहब हैं, बड़े वेल नोन आर्किटेक्ट हैं। वंस अपॉन CNBC आवाज की जो रियल एस्टेट जूरी होती है उस पर काफी सालों तक वो रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी डेवलपमेंट है, ये ग्रेड A है? ग्रेड A सर, IGBC ग्रीन प्लेटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग बना रहे हैं। पुरी जी का उसमें पूरा योगदान है। और जो टियर 1 से हम पूरा उनका अनुभव लेकर आएंगे, जीसीसी की जो रिक्वायरमेंट होती है 12 फीट क्लियर हाइट से लेके 100% पावर DG, ऐसा इंफ्रा इंदौर जिस सिटी में अभी तक है नहीं। और वो बड़ा एक विजन लेके हमने उसे बनाया है, क्योंकि आज इंदौर में आज भी एसेंचर, परसिस्टेंस, अमेजॉन जैसी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, उनके ऑफिस यहाँ है, और बिलो ग्रेड नहीं काम कर रही हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो हम बना रहे हैं सर, और उसी जगह बना रहे हैं जो जहाँ TCS, इन्फोसिस, L&T वहीं आ रहा है, DNR आ रहा है, पंचशील आ रहा है। देयर लॉट ऑफ IT पार्क्स बीइंग डेवलप्ड।
तो विजन चाहिए इस तरह का टीयर 2 में लाने के लिए। और जो धीरज भाई और आप भी बोल ही रहे हैं कि सैलरी का इश्यू है, सर लाइफ स्टाइल का इश्यू है, सोशल इश्यू है। आज टीयर 1 सिटी के अंदर जो हम देखते हैं आईटी में काम करने वाले हस्बैंड वाइफ शायद फ्राइडे ही मिलते हैं। हस्बैंड जल्दी चले जाता है, वाइफ लेट जाती है, हस्बैंड जल्दी आ जाता है। तो वो सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज भी है। और इसका इम्पैक्ट सर सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं है। आज बच्चे हस्बैंड वाइफ एक ही पैदा करना चाहते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, सर मेड नहीं मिलती है। तो और मैंने सर छोटे जो छोटे थोड़ी देर फैक्टर से पहले आपसे बोला ना कि वो प्रीमियम पे करेगा जो एफ्लुएंट है, वो इसी जी प्रीमियम की बात कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप उसको बेहतर टाइल दोगे या अच्छा नल लगा के दोगे उसका प्रीमियम। ये जो लाइफ की आप बात कर रहे हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए वो आएगा वहां पर, वो प्रीमियम देगा। बिल्कुल। राइट जी सर, तो बिल्कुल यही हो रहा है। ये हाँ जी, हाँ विजन जी। में सर अलाइन होने के लिए जो एक फंड का डिस्कशन है, विलन विजन में टीयर 1 सिटी में फंड ज्यादा है। आपने जो रिपोर्ट का जिक्र किया बिल्कुल सही है कि फंड सारा टीयर 1 में आया, पर सर रिपोर्ट बहुत सारी चीज मिस कर जाती है। आज हम जो यूएस से पैसा एफडीआई करके ला रहे हैं या दुबई से पैसा ला रहे हैं टीयर 2 सिटी में, वो इन्वेस्टर्स शायद उस रिपोर्ट्स में है नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशनली वो बड़े फंड्स नहीं है जो रियल एस्टेट में लगाते। तो ये बहुत कुछ चेंज हो रहा है रियल एस्टेट में महंगा टीयर 2 पैसा के तो नहीं लिए। है लेकिन। सर बहुत सस्ता पैसा है सर, 6% में मिलता है सर। अच्छा चलिए, इस पे अलग से एक शो करना पड़ेगा। राइट धीरज भाई, मुझे आपका भी काफी सारा कमर्शियल डेवलपमेंट है, आई थिंक ग्रेड ए ही है। तो यहाँ पर खैर नवी मुंबई तो एक बड़ी थोड़ी सी, आपने जैसे भी जिक्र किया कि अब मुंबई समझ लें उसको, लेकिन ग्रेड ए डेवलपमेंट को मतलब महंगा भी पड़ता है। उस तरह का क्लाइंटेल ढूंढना आसान होता है, मुश्किल होता है, या हाथों हाथ जाता है? सर देखो, पहले तो आप ये सोचना, मतलब ये जो चेंज है ना कि आप ग्रेड ए ग्रेड 2 ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जो भी बिल्डिंग बनती है जिस हाइट की बनती है, तो उसका क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर आज की तारीख में पहले जैसा नहीं रहा है। जो पहले 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लास्ट 10-15 साल से अच्छा हो गया है कि हर एक चीज़ है ना सर्टिफाइड है। वो स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या फिर अपना आर्किटेक्चर हो। तो अभी वो ख़त्म हो गया। अभी देखो अलग क्या होता है, क्या उसमें थोड़ी सोना चांदी डाल रहे हैं हम, है तो कंक्रीट ही ना। कंक्रीट का ग्रेड वो स्ट्रक्चर इंजीनियर नक्की करते हैं कि हमको M40, M60, M30 जो भी कैटेगरी का डालना है वही डाला जाता है। तो उसमें वो चीज़ बचा नहीं है कि टीयर 2 में या ग्रेड ए से मतलब ये है कि भाई एक तो स्ट्रक्चरल जो Yes. आपने बताया, प्लस फिर उसमें बाकी चीजें, पार्किंग नॉर्म्स, एयर कंडीशनिंग और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो जो एमएनसीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो आप कह रहे हो कि अब अमूमन हर कोई उसको हर फॉलो कोई कर कर रहा है। रहा है। इसमें टीयर 2 वाले भी कर रहे हैं, टीयर 1 वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अभी ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही इतने अच्छे हो गए हैं। क्योंकि मैंने ये भी अगेन, मैं रिपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं हम बीइंग ए जर्नलिस्ट वो रिपोर्ट्स देखना हमारा काम है, लेकिन मुझे याद आती है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, कि आज भी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ग्रेड ए की सप्लाई नहीं है। और जैसे जैसे आप मेट्रो से मूव करके छोटे शहरों की तरफ जाते हैं, वो सप्लाई और शॉर्ट हो जाती है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने जीसीसी की जिक्र जो हो रही है ना, उनको क्या लगता है कि उनको पहले तो पूरा बिल्डिंग लगता है, आप समझिए। और नॉर्मल डेवलपर कोई भी पकड़ लो आप, मुंबई में हो या टीयर 2 में हो या कहीं भी हो, वो क्या करते हैं, दो चीज़ से बिजनेस करता है। एक होता है कि एक्चुअल सेलर जो बायर है उसके डिपेंड्स पे बिजनेस करता है। एक होता है कि जीसीसी पे डिपेंड करता है। तो जीसीसी जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल, वो लोग क्या करते हैं, वो शुरुआत में ही पूरा बिल्डिंग परचेस करते हैं, यहाँ तो खुद बनाते हैं प्लॉट लेके, तो उनका लेवल अलग हो जाता है। तो वो जो ऐसा बंदा हो सकता है कि पूरा एक्सपेंस या तो बैंक लोन लेके खड़ा कर देवे। और जो मुंबई या दिल्ली या जो कोई भी टीयर 2 सिटी में जो एक्चुअल डेवलपर की बात कर रहा हूँ मैं, डेवलपर ऐसा होता है कि उसको सेल करना होता है। आज कोई भी डेवलपर क्या करेगा, ज़मीन का पैसा डालेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेगा, सेल करेगा और बनाएगा, या तो प्रोजेक्ट लोन लेगा। तो यही चीज़ नॉर्मल। तो उसको क्या होता है कि बड़े जो फ्लोर प्लेट्स है उसको काट देता है, छोटा कर देता है, क्योंकि उसको हर एक बायर चाहिए। और हर एक बायर चाहिए तो उस हिसाब से बिल्डिंग बनता जाता है और सेल हो जाता है। पर जब बड़े जो आपने बोला कि बड़े जो कॉरपोरेट्स जो एमएनसी जो आएंगी बाहर से, तो उनको पूरा चाहिए ना, तो उसके लिए वो खुद ही ज़्यादा करके वो लोग खुद बनाते हैं, उसमें कोई। अच्छा, अब ऐसे में एक और कंसेप्ट है जिसके ऊपर भी काफी बात होती है, अगेन उस पर भी बात हो गई है, एंड मनोज भाई आप भी उस पर कमेंट कर सकते हो। फ्लेक्स ऑफिसेस, जहां पर इवन बड़ी कंपनियां भी, जैसे हमको क्या लगता था फ्लेक्स ऑफिस का मतलब है कि भाई छोटे स्टार्टअप्स हो गए, छोटी जगह, अब तो बड़ी मल्टीनेशनल भी उसी फॉर्मेट में जा रही है। अब उसके लिए उनको वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है जो भी, लेकिन फ्लेक्स ऑफिस ऑलमोस्ट 25-30% की रेट से ग्रोथ कर रहा है, या हो सकता है इससे भी ज्यादा। सर मैक्सिमम इंदौर में ऐसा ही है। इवन अमेजोन या जो बड़ी कंपनीज है फ्लैक्स ऑफिसेस में ही है। और उसका रीजन यही है कि उनको ग्रेड ए बिल्डिंग मिला नहीं। या धीरज भाई ने बोला कि पूरा बिल्डिंग खाली। आज इंदौर के अंदर सर आप आएंगे तो बी ग्रेड में भी 25,000 फुट का आपको एक फ्लोर खाली नहीं मिलेगा।
कहने को कमर्शियल में मंदी है, लेकिन सर होता वही है कि बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहा है और जो एमएनसी की रिक्वायरमेंट है वो बड़ा डिफरेंस है। अगर वो बना के बेच देगा छोटे छोटे टुकड़े कर में, तो कभी भी आपको बिल्डिंग मिलेगा नहीं। चिकन एंड एग हो गया सर, पहले कौन आएगा। तो यहीं पे मैं अपनी बात वो प्रॉपटेक वाली रखना इसीलिए चाहता हूँ कि एक बिल्डर का प्रोफेशनल चेंज होना एज अ प्रॉपटेक कंपनी, और पहला इन्वेस्टमेंट बेचने की बजाय और लोन लेने की भी बजाय इक्विटी फॉर्मेट में जो आता है, तो हम बिल्डिंग को रख पाते हैं। साइबर सिटी सर उसी कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, जहां हम बेच नहीं रहे, पूरा बिल्डिंग बना रहे हैं। ना बैंक का लोन है ना किसी को माल बेचा है, बट वो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमारा उधर आ गया है। पूरा 6.5 लाख 9 लाख फुट का माल हम वहां बना रहे हैं, जहां पे एमएनसी और जीसीसी को हमें लाना है। और सर जीसीसी से भी एक और छोटी सी मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, बात सिर्फ जीसीसी की नहीं है। आप टीयर 2 सिटी में आएंगे, इंदौर में भी सर 2000 रजिस्टर्ड कंपनी है। 80% हमारा डेटा बोलता है दे आर ऑन रेंटल, उन्होंने खरीदा ही नहीं है। क्योंकि हाँ, दो आईटी पार्क यूजुअली है तो सरकारी, रेंटल सर ही दोनों रहते पर। हैं। हाँ, क्योंकि सर ऐसा नहीं है, कैश फ्लो होता है, खरीदना चाहते हैं। टीयर 2 सिटी में खरीदने की मेंटेलिटी है आईटी कंपनीज की। जो हम्म, कंपनीज यहाँ बनी है, जिनका टर्नओवर यहाँ है, उनकी खरीदने की मेंटेलिटी होती है। वो भी इन्वेस्टर होते हैं रियल एस्टेट में, बट उनको वो ग्रेड ए चाहिए होता है, क्योंकि वो बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु में जो आईटी ऑफिस देखकर आते हैं, वैसे यहाँ होते नहीं है, तो वो खरीदते भी नहीं है। पर अगर आप जाके थोड़ा भी सर्वे करेंगे, हमने किया है, वो चाहते हैं कि आप ऐसे ग्रेड ए बनाए, सबसे पहले हम खरीदेंगे। उनके पास कैश फ्लो है टीयर 2 सिटी में। तो जीसीसी के अलावा भी अगर पूरी बिल्डिंग नहीं देना है, देखिए फ्लोर के लिए भी काफी आईटी कंपनीज है सर, जो दे आर ऑन रेंटल एंड दे वांट टू बाय इन। ठीक है। इट्स अ वेरी तो न्यू देखिए, मार्केट। ये पूरी बातचीत का जो पर्सपेक्टिव था ना, मतलब अब ये तो बहुत टिपिकल शायद दर्शकों को लग रहा होगा कि मेरे को कौन सा जाके ग्रेड ए डेवलप बिल्डिंग में पूरी फ्लोर प्लेट खरीदनी, लेकिन ये पूरी बातचीत करने का मतलब ये है कि जिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की हम बात कर रहे हैं या नॉन मेट्रोज की हम बात कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या होगा कि वहां पे रियल स्टेट बढ़ेगा, वहां पर कोई ऑफिस खुलेगा, कोई लीजिंग होगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उसके लिए सब क्या जरूरी है, क्यों कोई अमेजॉन वहां जाएगा, क्यों कोई जीसीसी वहां जाएगा, क्यों जॉब्स वहां पहुंचेंगे, क्यों वहां पर कोई विस्तार होगा, क्यों वहां के शहर बड़े होंगे या वहां का जो मार्केट है बड़ा होगा, उसके पीछे की पूरी कहानी ये है। नाउ अब मैं बहुत बेसिक सवालों पे आ जाता हूं धीरज भाई। अब ये टीयर 2 टीयर 3 शहरों की कहानी है और इसी के लिए पूरा यह आधार बनाया है। एक घर खरीदार भी ले लीजिए, एक इन्वेस्टर भी, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मेरे को निवेश करना है, मैं कहां करूं। क्या अभी भी बड़े शहरों के रिटर्न अनबीटेबल है, अनपैरेलल है? या जिस स्टोरी की आज हम बात कर रहे हैं, ये आज नहीं 4 साल, और ये रियल स्टोरी है। मैं अभी मनोज जी कहेंगे कि वो जो पर्सपेक्टिव बना देते हैं और बेचते हैं, वो वाली बात नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने ये सारे पैरामीटर्स पे बातचीत की। बातचीत थोड़ी टेक्निकल हो गई, लेकिन अगर ये कहानी सही है और इसी के आसपास ऐसे ही आगे बढ़ती है, तो क्या एक निवेशक को, जो रियल स्टेट में एक जेन्युइन निवेशक को, मैं एक ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, उसको अब इन शहरों की तरफ देखना चाहिए जहां उसका टिकट साइज भी इतना बड़ा नहीं होगा और उसको एक डिसेंट रिटर्न भी मिलेगा, आगे जाके वो खुद रह भी सकता है अगर वो उस शहर को बिलोंग करता है, और नहीं भी तो जो जिस थ्योरी की मैं बात कर रहा था या जिस थॉट की कि आगे आने वाले वक्त में एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए छोटे शहर्स की प्रॉपर्टीज प्रीमियम कमांड करेगी, तो उस लिहाज से निवेश का मौका बनता है वहां पे। नहीं सर, मेरा ये नहीं सोचना है। मैं ये बताता हूँ आपको, निवेश तो पहले बात यहाँ है कि वो जहाँ रहता है ज़्यादा करके, तो पहला निवेश, सबसे पहला निवेश इंसान कोई भी घर ही करता है। सेकंड निवेश उसका हमेशा ये होता है कि या तो ऑफिस लेवे या बंगलो लेवे, सेकंड टाइप का सेकंड होम लेवे, या तो कोई और रेसिडेंस लेवे इंसान, इसी तरह का, या तो शॉप लेवे रिटेल। तो इस तरह का जो निवेश होता है उसमें क्या होता है कि वो हमेशा लोकेशन के ऊपर देखा जाता है कि तुम जहाँ रहते हो तुमको कहाँ तक नज़र पहुँच रही है। कि तुमको लगता है यहाँ मार्केट की ज़रूरत है तो तुम शॉप ले लो, तुमको लगता है कि यहाँ फ्लैट की ज़रूरत है फ्लैट ले लो। बट मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं आज यहाँ रह के मैं और कोई सिटी में जाके फ्लैट ले लूँ, यहाँ रह के और आपने खुद भी यही किया सब? हाँ, ऑब्वियसली कोई भी यही करेगा। देखो, मैं हमेशा अपना एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बार बार, नहीं, क्योंकि आप तो अंदर से देखते हो ना रियल स्टेट मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो इंसान वही देखता है जो हम करते हैं। देखो, कोई भी इंसान, जो आपकी तकलीफ होगी ना, वही देश की 80% लोगों की तकलीफ होगी। आपने बोला ट्रैफिक, तो ट्रैफिक सबकी, पब्लिक की तकलीफ है। पॉल्यूशन सबकी तकलीफ है। तो हम वही तो देखते हैं ना, जो हमको तकलीफ हो रही, वही तो हम दूसरे को लोगों को देंगे ना। तो जैसे कोरोना से बात क्या आपने बताया, जैसे कोरोना के बाद तो आप क्या कह रहे हो, वहां जाके ना खरीदे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना खरीदे किसी के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, हमेशा वो इंसान ये सोचता है, आज मैं गुजरात से हूँ तो मेरे ध्यान में एक ही होगा कि मुझे यहाँ तो मैं कच्छ गुजरात अहमदाबाद से रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा अहमदाबाद मेरे घर के बाजू में अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, ये ध्यान में होता है हमको। तो मैं सोचूंगा कि एक घर तो गाँव में होना चाहिए हमारे गाँव में, तो हम उस एंगल से सोच के ले वो अलग बात है।
बट ग्रोथ के हिसाब से मैं कभी ना जाऊं। एग्जांपल मेरे गांव में, फिर आप कहाँ जाओगे? जहां रहता हूं वहां करूंगा ना, क्योंकि मेरे सामने है, मेरे नज़र में है, मुझे पता है कि यहाँ ग्रोथ हाँ, बढ़ रहा ये है। तो खैर एक स्टैंडर्ड है कि आप रियल एस्टेट वहीं खरीदें जहां आपके सामने है। लेकिन लोग हमसे सवाल पूछते हैं, दिल्ली वाला सवाल पूछता है कि क्या पुणे में ले लूं या लखनऊ में ले लूं या जयपुर में ले लूं, वो तो कोयम्बटूर तक निकल गया। तो लोगों की थोड़ी सी मेरा एग्जांपल वो चीज उल्टा करना है कि दिल्ली में लोग, यहाँ से लोग दिल्ली में नहीं जा रहे हैं, तो तुमको दिल्ली से वहां जाने की क्या जरूरत है? आप एग्जांपल, मुंबई वाले को वहां जाने की क्या जरूरत है? ये भी एक नजरिया है, ठीक है, ये आप अपने अनुभव से कह रहे हैं। मनोज भाई, आपकी राय? सर, भारत की आबादी बहुत बड़ी है और बात ये नहीं है कि मैं अपने घर के पास ले लूं या ग्रेट, सर किसी भी ग्रेडेड डेवलपर से लोगे पैसा बनेगा, लेकिन क्या भारत की 90% जनता के पास आज 1 करोड़ रुपया सेविंग में है क्या? सर, 1 करोड़ से नीचे कुछ आता नहीं है। तो मुझे एक प्लॉट खरीदना है, घर खरीदना है, तो मिलता नहीं है। तो टिकट साइज का हमारा तो पर्सपेक्टिव है कि किसी के पास 25-50 लाख है और वो ग्रेडेड डेवलपर से कुछ खरीदना चाहता है, तो कैसे खरीदेगा? तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही सारा पैसा म्यूचुअल फंड में चले जाता है एसआईपी के थ्रू। तो हम तो वही बोलते हैं, टीयर 2 में जमीनें आज भी फैक्चुअली डेटा तो यही बोलता है कि 60% सस्ता है टीयर 1 से। इवन टीयर 1 में तो जमीन है नहीं सर, जितने भी बिल्डर हैं वो जमीन जेवी करके ही काम कर रहे हैं। तो जमीन से इनिशियल बनते बनते का अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो टीयर 2 में आना पड़ेगा। और ये जो मेंटेलिटी है सर, ये ट्रेडिशनली बिल्कुल सही है कि मैं जहाँ रहता हूँ घर के पास में ट्रेडिशनली एक घर खरीद लूंगा, फ्लैट ले लूंगा। सर, ये बहुत चेंज हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है और लोग बहुत तेजी से समझ रहे हैं कि कौन सी सिटी टीयर 2 या टीयर 3 में डेवलपमेंट आ रहा है। धीरज भाई की बात ठीक है कि शायद आज गाँव में जाके मैं ना खरीदूं, हालांकि गाँवों में भी जमीनें बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। और लोग, अब बहुत सारे लोग जैसे बिल्डर और कॉलोनाइजर कमाते हैं कच्ची जमीन लेके, वैसा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। हमारे पास तो सर यूएस से बहुत लोगों की इंक्वायरीज यही आती है कि ये प्रॉपर्टी को इक्विटी तरीके से मैं जमीन में गाँव में खरीद सकता हूँ, जहाँ पे नया हाईवे निकलने वाला है। तो पुराने लोगों ने तो वैसे ही पैसा बनाया है, लेकिन नए जमाने के लोग भी वैसे बनाना चाहते हैं। और सर, लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स बोल लीजिए, आप साइबर सिटी बोल लीजिए, चाहे आप इवन हॉस्पिटल्स या होटल्स में इन्वेस्टमेंट की इंक्वायरीज आती हैं कि ये टीयर 2 सिटी, क्योंकि टीयर 1 में तो हॉस्पिटल में पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो रियल एस्टेट अब सिर्फ सर जमीन और प्लॉट खरीदने की नहीं, वो 50 लाख वाला भी पूछ रहा है कि वो नई होटल अगर 5 स्टार बनने वाली है वहां पे, चाहे वो ब्रांडेड हो, क्या मेरा पैसा उसमें लग सकता है? ये हमारा अनुभव है सर, 2 साल का हम आईटी से आए, हमने ट्रेडिशनल रियल एस्टेट शायद नहीं 20 साल बढ़िया है। पुराना और नहीं देखा। अच्छी मजेदार बात आज के शो की ये रही कि एक प्रॉपटेक वाले ने अपनी बात बताई, एक ऑन ग्राउंड रियल्टर ने अपनी बात बताई, कमर्शियल भी हो गया, टीयर 1 भी हो गया, टीयर 3 भी हो गया, मेट्रोज भी हो गए, इतना सारा हमने उसके इर्द गिर्द भी बातचीत कर ली और आखिरी में आप लोगों ने अपने अपने निष्कर्ष दे दिए। अब देखिए, क्योंकि आजकल के बायर्स आपने कहा बहुत स्मार्ट हो गए, वो ऐसा भी नहीं होगा कि ये दो बातें सुन के ही फाइनल डिसीजन ले लेंगे। वो चैट जीपीटी पे भी मामला जाएगा, जेमिनाई से भी पूछेंगे। लेकिन ये है, इंपॉर्टेंट ये था, एक पर्सपेक्टिव जो ग्राउंड से उठा है, एक पर्सपेक्टिव जो एक चीज को अलग तरीके से देखता है, दूसरी चीज को टेक्नोलॉजी के तरीके से देखता है, उसमें ट्रेडिशनल का भी मिक्स है, सारी बातें। अब ये बातें टेबल पे रखने के बाद हम अपने जो दर्शक है उस पर छोड़ते हैं कुछ चीजें कि आप देखो कि आप कहां पोजीशनड हो, आप कहां खड़े हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहला तो खुद का घर चाहिए, रहने के लिए चाहिए, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका होराइजन कहां तक जा सकता है, किन चीजों को आप देखोगे, किन चीजों से आप समझोगे। और जो पुराने लोग हैं, भले ही वो इस धंधे के लोग हैं, बाहर से खड़े हैं, और आपके लिए तो जैसा मैंने कहा एक डेविल्स एडवोकेट का काम मैं करता ही हूं यहां बैठ के, तो ये सारी जो मंथन है, इससे जो अमृत निकलेगा उसमें आपको पता लगेगा कि भाई मुझे करना क्या है। क्योंकि इतने पर्सपेक्टिव में रियल एस्टेट हो रही है चेंज, तो समय पता नहीं लगा कब 1 घंटा हो गया बात करते करते। बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई आपका, और मनोज सर आपका भी। और आई थिंक कि ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज इसकी और कर दी जाए, लेकिन आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। लेकिन बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव आए हैं, और ये जो छोटे शहरों में खासतौर पे सैटेलाइट टीयर 1 टीयर 2 इनकी जो कहानी है उसमें आज थोड़ा माइक्रोस्कोप हम लगा के देख पाए। बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का भी कि आपने पूरी बातचीत सुनी। अपने विचार, अपने जो भी आउटकम्स हैं, या और कोई सवाल मन में आ जाए पूरी बातचीत सुनने के बाद, तो आपके पास रहता ही है 9:30 फ्राइडे जब ये रिलीज़ होता है यूट्यूब पे, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। बाकी टीवी पे भी आप इस शो को देखते ही हैं, वहाँ पर भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा, और आगे कुछ और सुनना या जानना चाहते हैं तो फिर एक बार आपके लिए ये पूरा वार्तालाप, ये पूरा जमघट महफिल जमाएंगे और आपको और कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए